ठीक है। ओके तो बेटा ये फिजिक्स की क्लास है आफ्टर +2 के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैट। जो +2 में आप करते थे, जो सबसे पहला चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है। तो जो भी बच्चे एग्रीकल्चर या वेटनरी या किसी और अनदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैट का। इसमें से आपसे काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है, वाइट स्क्रीन? स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे मैंने लिखा है, सभी को विजिबल है? ओके। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। जो माइनर सी चीजें होती है ना, ये एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। जो हमें पता होता है उन पर ज्यादा फोकस भी नहीं करना, हमें नई चीजों को सीखना है। कुछ ऐसी चीजों को सीखना है जिनमें से एग्जाम आएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं पॉइंट आपको डायरेक्ट नोट करवा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिट की स्मॉलेस्ट चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब है कि सबसे कम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के अंदर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है बेटा वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज जो है वो स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स के अंदर, यानी इससे कम नहीं करेगा। ठीक है। और इसी चार्ज को जो है हम वेल नोन पैरामीटर से जानते हैं, इसे हम ई से लिखते हैं। ई से, ई का मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं लगाया है। ये जो इतना चार्ज है ये प्लस का भी एग्जिस्ट कर सकता है स्मॉलेस्ट, ये माइनस का भी कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम इसे वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये चार्ज हो जाएगा, हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पहले पॉइंट से क्वेश्चन देखो। आपको ये बात समझ में आई भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इतना ही है, इससे कम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो टोटल चार्ज है वो हमेशा इसी का मल्टीपल रहेगा। तो जो सेकंड पॉइंट है उसे हम बोल सकते हैं चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? जितना भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा उसे किसी इंटीजर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा उसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं? किसी इंटीजर इंटीजर
किस इंटीजर मल्टीप्लाई बाय क्या, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय ई, और ये ई क्या है आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर ये जो n है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कितनी भी हो सकती है, 100 200। इसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो Q इज इक्वल टू एन ई को आपने याद रखना है। टोटल चार्ज को हमेशा किसके बराबर लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल टू एन ई। अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा ये। सेकंड पॉइंट, जैसे अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 1 कूलम पर कितना चार्ज होता है, क्वेश्चन है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाए, मैंने 1 के लिए पूछा है आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक बन जाएगी आपके लिए। आपसे 2 कूलम में 3 कूलम में कितने भी कूलम में पूछा जा सकता है, तो आप इसका सोल्यूशन सेकंड नंबर पॉइंट से ही दोगे। क्या है सेकंड नंबर पॉइंट, कि टोटल चार्ज को हमेशा n इंटू ई की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। टोटल चार्ज हमें कितना दिया गया है 1 कूलम, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं Q इज इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज मेरे को कितना दिया गया है 1 कूलम इज इक्वल टू n, मेरे से पूछा गया है n क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फॉर्मूला में n है इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो E है यहाँ पर इसकी वैल्यू का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूज करो। तो n तो हमें निकालना है, E की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻9। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने 1 कूलम लिखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं प्लस की वैल्यू को ही यूज कर रहा हूँ E की वैल्यू को। अगर ये कह देता -1 कूलम तो मैं इसको फिर माइनस में यूज करता, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, n की वैल्यू बन जाएगी देखो 1 ये है ही, इसके डिवाइड में ये चला जाएगा पूरी अमाउंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में चला जाएगा। और इसे आप लिख सकते हो देखो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, ऊपर चला जाएगा +19 हो जाएगा। जब भी कोई पावर डिवाइड में हो माइनस में तो वो ऊपर जाके क्या आ जाती है प्लस, अगर प्लस में डिवाइड में हो तो ऊपर जाके वो क्या आ जाती है माइनस। अब इसे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/1.6 इंटू 10⁻18। यहाँ पे 1 था, मैंने यहाँ पे 10 बना लिया, तो 19 की जगह पावर कितनी होगी 18। जब आप 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे बेटा तो ध्यान रखना 6.25 आएगा। आप करके भी देख सकते हो कैलकुलेटर पर, या वैसे सिंपली भी करके देख सकते हो। 10 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो पहले 6 पर ये इससे क्रॉस होगा 9.6 पर, फिर 0.4 बचेगा, वो 0.25 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। तो आपको पता चला कि 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 1 कूलम के अंदर है। और ये हमने किस रूल से निकाला है, ये हमने जिस रूल से निकाला है उसे कहते हैं कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अब और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन 3 कूलम। 3 कूलम चार्ज दे दिया आपको, कहा कि इसमें बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब आप बड़े सिंपली कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन से आपने डील करना है, आपने सॉल्व थोड़ी करके दिखाना है। आपने तो वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगी आपको, उन 4 ऑप्शन में से एक को सही करना होगा, टिक करना होगा। तो आपको पता चल गया 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 कूलम का मतलब हो गया 3 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18।
18 इलेक्ट्रॉन। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18.75 इंटू 10⁻18। तो देखो मैंने आपके यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन है ना, उसकी एक तरह की शॉर्ट ट्रिक बन गई आपको। 1 कूलम के अंदर ध्यान रखना है कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। बाकी वो कितने भी कूलम में पूछ ले, कहते 3 कूलम में कितने होंगे, 1.5 कूलम में कितने होंगे, 10 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी कूलम में पूछ ले उसे बस 6.25 इंटू 10⁻18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जो रिजल्ट आएगा वही होंगे नंबर ऑफ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नंबर ऑफ आप कह सकते हो प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीव करके, अगर वो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हम कहेंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं ये, जब किसी बॉडी के ऊपर, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, बस थोड़ा एक कॉमन सेंस का पॉइंट है। सपोज करो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। जब हम ए और बी को आपस में रब करेंगे एक दूसरे से, तो ना किसी एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे पर चले जाएंगे। मैं सपोज कर रहा हूँ ए से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस पर चले जाएंगे, बी पर चले जाएंगे। तो सपोज करो ए से बी पर इलेक्ट्रॉन इस तरह चले गए कि जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये मेरा एरो दिखा रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर जा रहे हैं, तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए बॉडी के ऊपर -1 कूलम चार्ज आ गया, तो बी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया होगा। अगर ए बॉडी के ऊपर, सॉरी, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, ए बॉडी के ऊपर +1 कूलम चार्ज आ गया, तो बी बॉडी पर कितना आ जाएगा, जितना इस पर पॉजिटिव आया उतना इस पर नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि -1 कूलम चार्ज बी पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 कूलम चार्ज ए से निकला और बी पर कितना चला गया, 1 कूलम चार्ज। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली ये पूछूं कि भैया बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी पर चले गए, तो बस आपने यही बताना होगा कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे। वो हमें पता है, वो थे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर एक बार दोबारा रिपीट करना, या कुछ स्टूडेंट बोल नहीं पाते कि सर ये दोबारा रिपीट कर दो, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसे मैं अपलोड कर दूंगा और आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रह जाती है किसी टॉपिक में, तो वो मेरे को बता देना, उनको वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वो उससे देख लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी से एक 1 कूलम चार्ज निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, जिस पर वो 1 कूलम जाएगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। 1 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उस पर इतने इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, ये एक जनरल सा टॉपिक है जिसकी समझ हमें होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज आता है जिसके ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिस पर नेगेटिव आता है उस पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। ओके, अब देखो, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्म में करवाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। Which of the following charge do not exist? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन, 3.2 इंटू 10⁻18
-19 कूलम। बी ऑप्शन 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी ऑप्शन 6.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और डी ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। आपने मेरे को ये बताना है कि जो मैंने अमाउंट ए बी सी डी लिखी है, चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कौन सी वैल्यू मैंने गलत लिखी है कि ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है। चैट में मेरे को ए बी सी डी में से कौन सा सर सी। हाँ बस चैट में बताओ मेरे को जो भी एग्जिस्ट कर सकता है। जो आंसर है वो सभी स्टूडेंट्स ने देना है। ट्राई करो। अर्शप्रीत, अवरीन, नवी, तिशा। अर्शप्रीत का आंसर आया है। कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता? देखो, जब आपसे पूछा जाए ना भी कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो आपने एक ही काम करना है। जो भी गिवन अमाउंट है, जो भी गिवन अमाउंट है, उसे डिवाइड करके देखना है बस आपने स्मॉलेस्ट यूनिट से। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो इसे डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने के बाद कोई इंटीजर मिले आपको, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 100 10 100 लाख करोड़ कितना भी मिले, लेकिन एक इंटीजर मिले, तो इसका मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। उसका मतलब ये होगा कि हम उस चार्ज को Q इज इक्वल टू NE की फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर यहाँ इंटीजर ना आकर के कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाए 3.3/2 या पॉइंट्स में आ जाए 4.5, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। आपने गिवन चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद देखना है कि आपको यहाँ पर क्या मिले, एक इंटीजर मिले। इंटीजर क्या होता है सभी को पता है ना। इंटीजर बेटा मतलब एक फुल नंबर को बोलते हैं, जैसे 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, पूरे पूरे नंबर। लेकिन जैसे मैं 1.5 लिख दूं तो ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच वाला नंबर है, ये एक रियल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं इसे। ऐसे 2 3 4 इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए नंबर। तो पूरा पूरा इंटीजर है, 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, ऐसे करके 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, इंटीजर आना चाहिए। एक मिनट, ठीक है। अब मैं सभी को एक एक करके डिवाइड करता हूँ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले ए ऑप्शन को करते हैं हम डिवाइड। तो 3/2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो देखो 10⁻⁻19 नीचे भी है ऊपर भी है, तो कैंसिल हो गए। और 1.6 से 3.2 को करें तो सभी को पता है ये 2 आएगा। 2 कैसा है, इंटीजर है। इंटीजर है इसका मतलब ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इन्होंने पूछा डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं है। फिर मैं बी को चेक करता हूँ। 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो 4.0 और 1.6 अगर आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो पहले ये 2 पर जाएगा, 3.2, फिर 0.8 बच जाएगा, तो ये आएगा 5। यानी इसको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 2.5।
लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस चार्ज को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते। तो हमारा सही आंसर एक तो क्या हो गया, बी। इसने यही पूछा था ना, डू नॉट एग्जिस्ट, तो बी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब अगर सी को चेक करोगे आप, तो डिवाइड करके सभी देखना, सी को डिवाइड करने के बाद 40 आएगा, तो इंटीजर बनेगा वो। ठीक है, करके दिखा देता हूं मैं। 6.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये तो दिख ही रहा है, 1.6 से 6.4 4 पे क्रॉस हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻18 है, नीचे है 10⁻⁻19। 10⁻⁻18 को ऊपर ही लिखा रहने दो, माइनस की पावर को जब हम ऊपर नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। 4 इंटू 10⁻⁻18 और ये है 19, दोनों का बेस देखो सेम है 10 और 10, तो हम इसे लिख सकते हैं 10, 19 बड़ा है तो 19 माइनस 18, तो 4 इंटू 19 माइनस 18 कितना बन गया, 1। 10⁻1 का मतलब 10 नहीं हुआ, तो ये कितना आ गया, 40। तो 40 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमसे तो डू नॉट एग्जिस्ट पूछा है, तो सही आंसर ये भी नहीं होगा, ये तो एग्जिस्ट करता है, इंटीजर बन रहा है डिवाइड करने के बाद। इसी तरह से अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो ये आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी, ये बनेगी 10⁻37, और 10⁻37 भी क्या है, एक इंटीजर है। बस इसी तरह से पावर ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर 18 प्लस का है, 19 भी प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस 19 37, तो ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ क्या है, बी आंसर इसका सही आंसर। सभी को क्लियर हुआ, यस और नो में आंसर दो। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो चार्ज किया वो दो प्रॉपर्टी बताई हैं। एक है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, और तीसरा है चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, सॉरी, दूसरा मैंने बताया चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, तीसरा है चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी का मतलब क्या है और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि बेटा जितना भी यूनिवर्स के अंदर चार्ज है वो चार्ज उतना ही रहेगा, हम नया चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। अब इस पॉइंट को लेके कुछ बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर नया चार्ज तो क्रिएट किया जा सकता है, किसी ए ऑब्जेक्ट को बी ऑब्जेक्ट से अब अगर हम रब करेंगे, ध्यान से सुनो इस बात को, जैसे मान लो ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, स्टार्टिंग पेज पर इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज ऑन ए भी जीरो है, चार्ज ऑन बी भी क्या है, जीरो है स्टार्टिंग में। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ, ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बी पर चले गए, तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि ए के ऊपर चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू, तो बी पर कितना चार्ज आ जाएगा, जितना ए पे पॉजिटिव आया उतना ही बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान रखना हमने चार्ज क्रिएट नहीं किया, ये चार्ज तो ट्रांसफर हुआ है, ए से निकल के किस पर चला गया, बी पर। क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपने चार्ज को क्रिएट कर लिया। वो पता कैसे चलेगा, देखो स्टार्टिंग में चार्ज कितना था, ए पर भी जीरो बी पर भी जीरो, दोनों का सम कितना हुआ, जीरो। रब करने के बाद ए पर चार्ज आया प्लस क्यू, बी पर चार्ज आया माइनस क्यू, दोनों को सम करो, दोनों का सम कितना बनेगा, जीरो ही बनेगा। यानी पहले भी नेट चार्ज जीरो था, बाद में भी नेट चार्ज कितना है, जीरो है। तो हम कह सकते हैं हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते।
तो इसको समझने का बस यही, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से बनते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं केमिकल हुए तो दोनों रिएक्शन कर लिए, या कोई दो पार्टिकल हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपस में टकरा गए। टकराने के बाद इनसे दो नए ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। वो दो नए ऑब्जेक्ट क्या बने, सी प्लस डी, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, ये दो बॉल थी, ये दो बॉल आपस में टकराई, टकराने के बाद दो नई बॉल बनी। ऐसे समझ सकते हैं भी इसका कुछ बी बॉल का कुछ हिस्सा टूट कर ए में जुड़ गया, तो ए बॉल थोड़ी सी बड़ी होगी, बी बॉल थोड़ी सी छोटी होगी, छोटी बनी, ठीक है। अब आपसे बोले कि ए पर जो चार्ज था ना वो था +3 कूलम, बी पर जो चार्ज था वो था -1 कूलम, सी पर जो चार्ज है वो है +2 कूलम। तो बताओ डी पर कितना चार्ज होगा, डी पर कितना चार्ज होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए ऑप्शन है +2 कूलम, बी ऑप्शन है -1 कूलम, सी ऑप्शन है 0 कूलम, या डी ऑप्शन है +1 कूलम। बताओ डी पर कितना चार्ज होगा। रिप्लाई सभी स्टूडेंट्स ने करना है, इस चीज को नहीं देख रहा हूं मैं भी कौन स्टूडेंट सही रिप्लाई कर रहे हैं गलत। अगर रिप्लाई करते रहोगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा आपका, रिप्लाई करने से ही आपको समझ में आएंगी चीजें। सभी स्टूडेंट ने रिप्लाई करना है। ओके, वेरी गुड। ईशा, अर्शप्रीत, नवनीत, इनका आंसर जो है वो सही है। देखो अगर यहाँ रिप्लाई कर दोगे ना तो ध्यान में रहेंगी बातें, अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ध्यान में नहीं रहेंगी बातें। नवी का भी सही है आंसर। कितना आंसर आएगा, 0 कूलम चार्ज आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि हमने इधर वाली साइड दोनों तरफ जोड़ के देखा, +3 कूलम -1, तो ये +2 कूलम बन रहा है। तो आफ्टर जो भी प्रोसेस हुआ है उसके बाद ये +2 कूलम रहना चाहिए। सी पर तो +2 कूलम है ही, तो डी पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो दैट इन दोनों का सम दोबारा से कितना बने, +2 कूलम ही, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो मेरे ध्यान से, ये ना 10 मिनट्स बाद ये क्लास जो है ये ऑफ हो जाएगी अपने आप। सभी को पता है कि जो जूम है वो 40 मिनट्स के लिए क्लास लगती है इस पर। तो आप सभी ने करना क्या बेटा, जो लिंक आपको मिला था उसी से दोबारा रीज्वाइन कर लेना जब ये क्लास अपने आप ऑफ हो जाए। अभी नहीं, 10 मिनट बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगी क्लास। ऑफ होते ही तभी के तभी दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बेटा चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपके आगे डिस्कस कर दिए। ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे तो चार्ज से रिलेटेड टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, और चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर या वेटनरी की आफ्टर +2, तो आपका जो सिलेबस है इसके अंदर डायमेंशंस और यूनिट्स का बड़ा रोल रहता है, डायमेंशंस और यूनिट्स का। और अगर आप चाहते हो कि हमारे एग्जाम में हमें कम से कम प्रॉब्लम आए फिजिक्स में, तो आपको ना एक चीज को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करना पड़ेगा, वो है यूनिट्स। जिसके यूनिट्स पर अच्छी कमांड होगी ना वो काफी कुछ क्वेश्चंस, चाहे उसको वो टॉपिक ना ही आता हो वो फिर भी उसको कर सकता है। गिनती के थोड़े बहुत ही यूनिट्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सारी चीजों के यूनिट्स मैं आपको सिखाऊंगा आप कैसे ध्यान रख पाओगे, ठीक है। आपको लगता होगा फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशन कैसे याद करें, जबकि हमें याद सभी को नहीं करना होता, कुछ बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स को याद रखना होता है और उनकी ही डायमेंशंस को याद रखना होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई करेंगे टॉपिक तो साथ साथ में उसके यूनिट्स और डायमेंशंस करते जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको सबसे पहले एक बता देता हूँ कि हमारे पास कितने तरह की डायमेंशंस हैं, या हमें एक बार के लिए कितनी डायमेंशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो बेटा हमारे पास ना लेंथ के लिए, मास के लिए,
टाइम के लिए और करंट के लिए। फिलहाल आपको ये तीन चार चीजों की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। लेंथ के लिए बेटा हम यूज करेंगे कैपिटल एल, मास के लिए यूज करेंगे कैपिटल एम, टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी, और करंट के लिए यूज करेंगे कैपिटल ए। ये डायमेंशंस के सिंबल है। अब डायमेंशंस को लेके घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ही इजी प्रोसेस होता है ये, बिल्कुल ही इजी एक तरह का टॉपिक है, क्योंकि +1 में आपने कभी ये किया होगा, उसके बाद आपको शायद कभी मिला नहीं होगा चांस इसको करने का, इसलिए थोड़े बच्चे ना घबरा जाते हैं इसको लेके। जबकि मेरे हिसाब से सबसे इजी कंसेप्टिव डायमेंशंस क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, अगर ध्यान नहीं है तो घबराने की अभी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम करेंगे। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, जो भी लेंथ, डायमेंशंस लेंथ की जो है वो किस लिए यूज करनी है, जब आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी एक साइड की, जैसे मान लो आपको कहते हैं स्क्वायर की एक साइड की लेंथ दी हुई है, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, जहां भी आपको लगे भी कोई ऐसी चीज दी हुई है जिसके यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही होती है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, एल हो जाएगी, और डिवाइड में टाइम दिया हुआ है तो टी हो जाएगी। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि डायमेंशंस क्या होंगी वेलोसिटी की, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो मैं कहूंगा इसकी डायमेंशन देखो हो जाएगी, ऊपर है डिस्प्लेसमेंट यानी एल, डिवाइड में नीचे है टाइम, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल टी माइनस, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। बस मैंने ये पता करना था कि ऊपर एक लेंथ का एलिमेंट है, नीचे एक टाइम का एलिमेंट है, तो ये बन गई डायमेंशंस। इसी तरह से कुछ याद आ गया होगा स्टूडेंट्स को कि डायमेंशंस हम बनाया करते थे +1 में, +2 में भी आपने जरूर बना के देखी होगी काफी सारी क्वांटिटीज। तो बेसिकली आपने ये चार ही डायमेंशंस को याद रखना है। अब देखो ये जो चार्ज है, जो ये चार्ज होता है ना, इसकी डायमेंशंस खुद की नहीं है, क्योंकि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी और से मिलकर ना बनी हो। जो चार्ज होता है ना, इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है बेटा करंट इनटू टाइम, डायमेंशंस के हिसाब से करंट इनटू टाइम। तो आप ध्यान रखोगे कि जो चार्ज की डायमेंशन है वो क्या बन जाएगी, करंट की डायमेंशन क्या है ए, टाइम की डायमेंशन क्या है टी, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी ए टी, या फिर इसको A1 और T1 भी लिख सकते हैं। काफी जगह इसको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा M0 क्योंकि इसमें M नहीं है, L0 क्योंकि इसमें L भी नहीं है, T1 क्योंकि इसमें T1 है, और A1। तो चार्ज की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, या तो कह दो A1 T1, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, चाहे T1 A1 लिख दो, या फिर लिख दो M0 L0 T1 A1। और ये जो साथ में स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही इस चीज की नोटेशन होती है कि आप डायमेंशंस लिख रहे हो। ठीक है, तो इस चीज से हम, जो भी मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी डायमेंशन तो बताई दी, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ए टी, या फिर इसको A1 T1 भी लिख सकते हैं। दूसरा आ जाता है यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप करोगे तो आप ये चीज ध्यान रखोगे कि इसके यूनिट्स जरूर करो, और क्योंकि आप +2 के बाद वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो काम है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है। आपको यूनिट्स दो सिस्टम में करने पड़ेंगे, एक होता है बेटा SI यूनिट सिस्टम, एक होता है CGS यूनिट सिस्टम। और वो थोड़ी सी प्रैक्टिस है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको SI यूनिट में याद रहेंगे तो CGS में अपने आप याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम दो दो तरह के करने हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है SI यूनिट, तो चार्ज का जो SI यूनिट है वो सभी को पता है, वो कूलम है, अभी पीछे हम लिख रहे थे।
लेकिन वो कूलम कैसे बना, अभी मैंने पीछे बताया जो चार्ज है वो किस चीज की मल्टीप्लीकेशन होती है, करंट इनटू टाइम की। तो हम लिखेंगे इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होगा एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर इंटू टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसे ही आपस में मिला के क्या बोला जाता है, कूलम बोला जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन में आपको दो चीजें मिलेंगी। आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है एम्पियर सेकेंड, आपको मिल सकता है कूलम। एम्पियर सेकेंड लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे ए इंटू स्मॉल एस, और कूलम में लिखेंगे तो इसे लिख देंगे कैपिटल सी में। कूलम का सिंबल कैपिटल सी होगा, एम्पियर का कैपिटल ए, सेकंड का स्मॉल एस। ठीक है, तो जब ऑप्शन में आपको मिले तो देख लेना, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एम्पियर सेकंड या कूलम, अगर सिंबल में लिखा है तो ए इंटू एस या फिर कैपिटल सी। दूसरा दूसरा है सीजीएस। तो सीजीएस में इसके दो तीन तरह के यूनिट हैं, उन सभी को आप ध्यान में रख सकते हो। एक तो है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, ठीक है, इसी स्टैट कूलम को ना ई एस यू बोल देते हैं, ई एस यू। इस ई एस यू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ई एस यू। ठीक है, और एक यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है इसे हम ई एम यू बोलते हैं, ई एम यू। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एब कूलम, ए बी, एब कूलम। तो ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम। कूलम या फिर इसे एम्पियर सेकंड भी बोला जा सकता है। सीजीएस क्या हो गया, स्टैट कूलम।